दोस्तों, आज से 4-5 महीने पहले जो राजनीतिक पंडित बीजेपी के जीत की भविष्यवाणी कर चुके थे, ये दावा कर रहे थे कि बस अब तो इस पर बहस होनी है कि बीजेपी कितनी सीटों से जीतती है। आज वही राजनीतिक पंडित क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बीजेपी के सामने कि 370 तो छोड़िए, 220 या 230 के पार भी मामला जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब चौथे चरण का मतदान जिस तरह से सामने आ रहा है वो भी 13 मई को। दोस्तों, 13 मई बहुत दूर नहीं है और इस बीच जो घटनाक्रम बदला है वो बीजेपी के लिए कैसे बड़ी मुसीबत बन सकता है, इस वीडियो में मैं तफसील से आपको यही बताने वाली हूं। मैं आपको बताने वाली हूं दोस्तों कि चौथे चरण का 13 मई को होने वाला 96 सीटों वाला ये चौथे चरण का मतदान कैसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है, वो भी तब जब ठीक इस चरण के चुनाव से पहले दो फैक्टर्स की एंट्री हो गई है। एक, अरविंद केजरीवाल का फैक्टर, वापस आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जमानत मिल चुकी है, वो भी सिर्फ प्रचार के लिए ही जमानत मिली है। और दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा। आप कहेंगे प्रियंका गांधी तो कुमकुम लगातार प्रचार कर रही है अपनी पार्टी के लिए, अब वो फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट हो गई है, सब कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जान लीजिए दोस्तों, 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान होना है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान होना है। बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है। वो बिहार जहां व्हीलचेयर में बैठकर, कमर में बेल्ट लगाकर तेजस्वी यादव क्या धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कभी माइक से मोदी जी के पुराने भाषण लोगों को याद दिलाते हैं, तो कहीं ठेठ बिहारी अंदाज में अपने पिता की तरह चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं। और दोस्तों, कम से कम बिहार में तो कहा ही जा सकता है कि नौकरी एक मुद्दा बनाने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे हैं। झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर और महाराष्ट्र की 11 सीटों में मतदान होना है। वो महाराष्ट्र जहां बीजेपी की हालत खराब है, जहां बीजेपी की समझ में आ गया है कि दो बड़ी पार्टियां, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना तोड़कर और शरद पवार की पार्टी एनसीपी तोड़कर वो जो सोच रही थी उसको वो हासिल तो दूर, नुकसान और हो गया है। वो महाराष्ट्र दोस्तों, जहां ये देखिए प्रियंका गांधी की रैली की आज भीड़ देखिए। दोस्तों, आप कहेंगे भीड़ तो हर नेता की रैली में होती है, मोदी जी की रैली में भी भीड़ होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन भीड़ का एक मिजाज होता है दोस्तों। देखिए क्या जबरदस्त उत्साह, इतनी गर्मी में भीड़ के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा को महाराष्ट्र में आज देखने के लिए उमड़ा। तो जो लोग कहते हैं टीवी में बैठकर ये विपक्ष कहाँ है, देख लीजिए विपक्ष यहाँ है। उस महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी वाड्रा को देखने के लिए, सुनने के लिए इतनी ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है, जो महाराष्ट्र बीजेपी के चाणक्य के लिए, मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। और चौथे चरण के मतदान में इस महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान होना है, इसलिए आप देखेंगे मोदी जी लगातार उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं। तेलंगाना की सारी सीटों पर मतदान हो जाएगा, 17 की 17 सीटों में तेलंगाना में मतदान हो जाएगा। और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, जिस तरह प्रचंड बहुमत की सरकार वहाँ बनी है और रेवंत रेड्डी जिस तरह से वहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं, तेलंगाना से कांग्रेस बड़ी उम्मीदें पाल रही है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है, याद रखिए यूपी की वो 13 सीटें जो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण तो है ही, इंडिया गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये वो यूपी है दोस्तों जिसके लिए आज अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अजीबोगरीब भविष्यवाणी कर दी, बड़ी अजीबोगरीब बात बोल दी। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नतीजे जैसे ही आएंगे लोकसभा के चुनाव के, 2 महीने बाद मोदी जी योगी जी को साइडलाइन कर देंगे। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी,
सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होना है और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। तो आप कहेंगे चौथे चरण के मतदान में ऐसा क्या खास है कुमकुम, क्यों ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला है? इसीलिए दोस्तों कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 96 सीटों में मेजॉरिटी सीट्स ऐसी हैं जिनमें से कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती कि भाई ये सीट तो मेरे खाते में है। दरअसल चौथे चरण का मतदान किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ का जो वोटर है ना, वो स्विंग होता रहता है, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी इस पार्टी को मौका दे दिया, कभी उस पार्टी को मौका दे दिया। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 चरण का मतदान निपटते निपटते अचानक अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे जमानत लेकर बाहर और विपक्ष की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों 21 सीटें, जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए अब मैं आपको बता रही हूँ, 21 सीटें, इन 96 सीटों में 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर स्विंग जिन्हें कहा जाता है, मतलब स्विंग सीटें, कभी इस पार्टी के खाते में, कभी उस पार्टी के खाते में। तो 21 सीटें 96 सीटों में से हैं स्विंग सीटें। केवल 20 सीटें दोस्तों, केवल 20 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि 3 चुनाव से वो एक पार्टी के पास है। मात्र 96 में से 20 सीटें। एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है इस चौथे चरण के मतदान में, 11 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार और जीत का फैसला होता है। 10,000 मतलब 1%। 1% वोट ऊपर गया, नीचे गया तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी हार जाएगा। हमारे देश में दोस्तों राज्यों के चुनाव में 2-3% के वोट शेयर के अंतर से ना राज्यों के चुनाव में सरकारें गिर जाती हैं। तो आप सोचिए कि 11 सीटें ऐसी हैं, 11 सीटें जहां 10,000 वोट से भी कम के उठापटक से, ऊपर नीचे से हार और जीत का फैसला होता है। लोकसभा चुनाव में 10,000 सीटों का अंतर बहुत कम माना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि करीब करीब 21 सीटें जो स्विंग हैं और 11 सीटें जहां 10,000 वोटों से भी कम का अंतर है। ये ऑल टोटल 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। केवल 3 सीटों पर जीत का अंतर इन 96 सीटों में 35% या उससे ज़्यादा रहा है। केवल 3 सीटें आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2019 में बीजेपी ने 42 सीटें, इन 96 सीटों में से 42 सीटें जीती थीं। लेकिन सवाल ये कि तब और आज गंगा में बहुत पानी बह चुका है। तब विपक्ष का वोट बटा हुआ था, अब विपक्ष इंडिया गठबंधन के तौर पर लड़ रहा है। दोस्तों हर राज्य में लगभग क्षेत्रीय दलों का तालमेल दिखाई दे रहा है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल फैक्टर भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज कह दिया है कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली और पंजाब में प्रचार करने वाले अपनी पार्टी के लिए। केजरीवाल ने साफ कर दिया, देश भर में घूम घूम कर वो अपनी पार्टी के लिए न केवल प्रचार करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तानाशाह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तानाशाही के खिलाफ वो लोगों को जागरूक करेंगे। और यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि 25 मई को दिल्ली में मतदान होना है, चौथे चरण में नहीं होना है, 25 मई को होना है। 7 सीटों पर दिल्ली में मतदान होना है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, वहाँ जो स्थितियाँ आम आदमी पार्टी की आज से 1 महीने पहले थी, उससे बहुत बेहतर स्थिति है। क्योंकि अब केजरीवाल एक ब्रांड है दिल्ली में इंडिया गठबंधन के। वो केवल अपनी पार्टी के ब्रांड नहीं है, इंडिया गठबंधन के ब्रांड है। जिन 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उन 3 सीटों में जहां जहां वोटर आम आदमी पार्टी का है, वो कहां जाके वोट देगा? वो कांग्रेस को वोट देगा। इसके अलावा दोस्तों पंजाब की 13 सीटों पर भी मतदान होना है 1 जून को, और 1 जून को ही अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। हालांकि पंजाब में इंडिया गठबंधन का गठबंधन नहीं है, क्योंकि पंजाब में वैसे भी बीजेपी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो पंजाब को लेकर वैसे भी बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित है नहीं। तो पंजाब और दिल्ली तो है ही, साथ में हरियाणा भी है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन एक तरह से साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी है। और हरियाणा में एक तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी विरोधी लहर चल रही है। ये सब कुछ हो ही रहा था
तब जब पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान और तीसरे चरण का मतदान बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं निकला। और इन सब के बीच दोस्तों समझ लीजिए फिल्म का इंटरवल हुआ ही था कि फिल्म के इंटरवल के बाद ही एक एक्शन हीरो की एंट्री हो गई, और वो एक्शन हीरो अरविंद केजरीवाल। तेवर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या थे, देख लीजिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है।
आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी।